लेटेस्ट एडवांसमेंट इन एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी। एक्वाकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है, जैसे कि क्रायो प्रिजर्वेशन, मोनोसेक्स कल्चर, सेक्स रिवर्सल, हाइब्रिडाइजेशन, ट्रांसजेनिक फिश। इन सबको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं क्रायो प्रिजर्वेशन से। क्रायो मींस लो टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर पर लिविंग सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है तो इस टेक्निक को हम बोलेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन। लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन को यूज किया जाता है। अब ये टेक्निक क्यों परफॉर्म करवाई जाती है, इसका क्या यूज है? मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म एंडेंजर्ड है, तो नियर फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो अगर उनके गैमीट्स को हम प्रिजर्व करके रख लें, जब चाहे उनकी फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करवा पाएंगे, उन्हें रेज कर पाएंगे, तो मतलब उन्हें एक्सटिंक्ट होने से प्रिवेंट करवा देंगे। सो इसलिए क्रायो प्रिजर्वेशन परफॉर्म की जाती है। अब देखते हैं इसका प्रोसीजर, किस तरह से इसे परफॉर्म किया जा सकता है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म एंडेंजर्ड है, उनके मैच्योर मेल और फीमेल को कलेक्ट कर लीजिए। मैच्योर मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड ब्रूड्स, तो ब्रूड स्टॉक कलेक्शन कर लीजिए। जिस जगह पर आप उनके गैमीट्स की प्रिजर्वेशन करवाने वाले हैं, उनके गैमीट्स को प्रोड्यूस करवाने वाले हैं, उस जगह के लिए उन्हें अडेप्ट करवाइए, एक्लिमेटाइज करवाइए। अगर वो उस जगह पर अडेप्ट हो पाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, तभी वो गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। तो वो गैमीट प्रोड्यूस कर देंगे आफ्टर एक्लिमेटाइजेशन। फिर गैमीट्स की कलेक्शन करिए। गैमीट्स को जब आप कलेक्ट करेंगे, गैमीट्स के साथ सिलोमिक फ्लूइड भी आएगा। एक्सेस सिलोमिक फ्लूइड को आपने डिस्कार्ड कर देना है, तो फिर बच जाएंगे सिर्फ गैमीट्स। अब उन गैमीट्स को आपने एक सॉल्यूशन में डालना है। वो सॉल्यूशन होगा क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट्स और डाइल्यूएंट का सॉल्यूशन। क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो फ्रीजिंग इंजरी से लिविंग सेल्स को बचाते हैं, और डाइल्यूएंट वो सब्सटेंस है जो किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता है, जैसे कि मैनिटोल, और फ्रीजिंग इंजरी से भी बचाते हैं लिविंग सेल्स को। तो डाइल्यूएंट खुद भी एक तरह का क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट है। अब इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें एक्सटेंडर सॉल्यूशन और क्रायोप्रोटेक्टेंट को मिक्स करना पड़ेगा। एक्सटेंडर सॉल्यूशन होता है सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर। सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड ये ले लीजिए, और शुगर फ्रक्टोज ले लीजिए। ये मिक्सचर इस लिविंग सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और क्रायोप्रोटेक्टेंट ले सकते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड या फिर ग्लिसरॉल ले लीजिए। इन दोनों को 9:1 रेशो में लेना है। जो एक्सटेंडर सॉल्यूशन है, एनर्जी प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन ज्यादा होना चाहिए और क्रायोप्रोटेक्टेंट कम होना चाहिए। अब ये बन गया क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट का सॉल्यूशन। इसमें हमने लिविंग सेल को, गैमीट्स को डाल दिया। अब देखिए, ये जो क्रायोप्रोटेक्टेंट है, ये दो तरह के हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये लिविंग सेल को क्रॉस ना करें। लिविंग सेल के अंदर देखिए, हमने ये येलो नहीं ड्रॉ किया, तो मतलब ये अंदर क्रॉस नहीं किया। उन्हें तो बोला जाता है नॉन पेनिट्रेटिव क्रायोप्रोटेक्टेंट, जो अंदर नहीं जाते, जैसे कि अभी शो हो रहा है। और अगर मान लीजिए ये क्रायोप्रोटेक्टेंट अंदर चला गया इन सेल्स के, तो इसे बोलेंगे हम पेनिट्रेटिव क्रायोप्रोटेक्टेंट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, दे आर नॉन पेनिट्रेटिव क्रायोप्रोटेक्टेंट, एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, दे आर पेनिट्रेटिव क्रायोप्रोटेक्टेंट। अब ये क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट्स का सॉल्यूशन जिसके अंदर गैमीट्स हैं, इसे कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, फिर इसे फ्रीज करिए। फ्रीजिंग के लिए ड्राई आइस को यूज किया जा सकता है, यानी सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करिए। 0 to -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करिए। अब ये पूरा सॉल्यूशन फ्रीज होगा। वो टेम्परेचर जब ये सॉल्यूशन पूरा फ्रीज हो जाता है, उसे बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। तो इस टेम्परेचर के आने का वेट करिए, फिर इसे स्टोर कर दीजिए। अब जब भी आपको इन गैमीट्स को यूज करना है,
तो इस सॉल्यूशन को जो कि फ्रीज हो चुका है इसे मेल्ट करना पड़ेगा, यानी फ्रीजिंग को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स ऑफ फ्रीजिंग इज कॉल्ड थॉइंग। थॉइंग में 10 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज एम्बिएंट टेम्परेचर। तो एम्बिएंट टेम्परेचर लाने के लिए वाटर बाथ का यूज कर सकते हैं आप। वाटर बाथ में वो पानी होगा जो रूम टेम्परेचर पे होगा, तो उस पानी में जब हम इस सॉल्यूशन को रखेंगे तो ये सॉल्यूशन भी उसी टेम्परेचर पर आ जाएगा और फ्रीजिंग रिवर्स हो जाएगी। अब थॉइंग हो गई। अब इसे जो अंदर गैमीट्स थे, अब आप उनको फर्टिलाइज करवा सकते हैं। फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए हम ओवा पर मिल्ट डाल देंगे। मिल्ट यानी सीमन, इसके अंदर स्पर्म्स होंगे। अब इन दोनों को एक्टिवेशन सॉल्यूशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक्टिवेशन सॉल्यूशन कैन बी सिंपली टैप वाटर या फिर डेक्स्टर यूज कर लीजिए। ये क्या करेगा, ये स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज कर देता है, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को भी इंक्रीज कर देगा। तो फाइनली इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और उस ऑर्गेनिज्म को हम रेज कर लेंगे। तो ये हो जाती है क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट इज मोनोसेक्स कल्चर। मोनो मीन्स सिंगल, कल्चर ऑफ सिंगल सेक्स इज कॉल्ड एज मोनोसेक्स कल्चर। मतलब या तो सिर्फ मेल्स को कल्चर किया जाएगा या फिर सिर्फ फीमेल्स को कल्चर किया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ फिशेस में मेल्स का ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, मतलब उसमें अमाउंट ऑफ फ्लैश ज्यादा होता है, उनका वेट ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा महंगे बिकते हैं। तो फिशरमैन सोचते हैं कि क्यों ना सिर्फ मेल्स को ही कल्चर किया जाए। और कई बार कुछ फिशेस में फीमेल्स का ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, तो उस केस में प्रेफर्ड सेक्स इज फीमेल। सो वट एवर इज द प्रेफर्ड सेक्स उसी को ही कल्चर किया जाएगा। दिस इज मोनोसेक्स कल्चर। इसको करने के लिए 3 मेथड्स हैं, उनको वन बाय वन देखते हैं। पहला मेथड है मैकेनिकल सॉर्टिंग। इसे परफॉर्म करने के लिए हमें फिशेस के स्टॉक में से प्रेफर्ड सेक्स को मैकेनिकली सेपरेट करना है। फिशेस का स्टॉक मतलब मेल और फीमेल फिशेस का मिक्सचर। इसमें से हमें प्रेफर्ड सेक्स को चुन कर निकालना है। मान लीजिए प्रेफर्ड सेक्स है मेल, तो मेल को चुनिए, अलग कर दीजिए। ये हो जाएगी मैकेनिकल सॉर्टिंग। ये सिर्फ उन्हीं फिशेस में पॉसिबल है जिनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है, मतलब जिनमें मॉर्फोलॉजी को देखकर हम पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल है। जैसे कि टिलापिया फिश। टिलापिया फिश के मेल में एक ही ओपनिंग होती है जो यूरिनरी ओपनिंग की तरह भी काम करती है और जेनिटल ओपनिंग की तरह भी काम करती है। दिस इज कॉल्ड एज यूरिनो जेनिटल ओपनिंग। मैंने इस डायग्राम में मेल को ब्लू कलर से ड्रॉ किया और फीमेल को पिंक से ड्रॉ किया। तो टिलापिया की जो फीमेल है उसके पास अलग अलग यूरिनरी और जेनिटल ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग है यूरिनरी ओपनिंग और दूसरी है जेनिटल ओपनिंग। तो ये देखकर ही सिर्फ हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं चुनकर। दिस इज मैकेनिकल सॉर्टिंग। अलग करने के बाद फिर इसका कल्चर कर लीजिए, वो हो जाएगा मोनोसेक्स कल्चर। मोनोसेक्स कल्चर को परफॉर्म करवाने के लिए दूसरा मेथड है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यानी इंटर स्पेसिफिक मेटिंग। इसका मतलब है दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर मेटिंग परफॉर्म करवा दी जाए, जो कि नॉर्मली ब्रीड नहीं करते हैं, उसे कहा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि टिलापिया होर्नोरम का मेल ले लीजिए और टिलापिया मोसम्बिका की फीमेल ले लीजिए। जहां भी मैंने ब्लू से लिखा है समझ जाइए वो मेल है, और जहां पिंक से लिखा है वो फीमेल है। तो टिलापिया होर्नोरम का मेल है, मेल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और टिलापिया मोसम्बिका की फीमेल है, ये फीमेल के लिए सिंबल यूज किया जाता है। जब इन्हें ब्रीड करवाया गया तो ये देखा कि इनके F1 हाइब्रिड सभी के सभी मेल्स आए हैं। 100% मेल्स वर प्रोड्यूस्ड। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो टिलापिया होर्नोरम का जेनेटिक कंटेंट है दैट इज YY, सेक्स क्रोमोसोम है वो YY है, मतलब ये होमोगेमेटिक है। सिमिलरली जो फीमेल है दैट इज होमोगेमेटिक फॉर X क्रोमोसोम। तो जब इनकी ब्रीडिंग होगी तो इनके F1 हाइब्रिड के पास एक फीमेल से क्रोमोसोम आया X और दूसरा मेल से क्रोमोसोम आया Y। XY वाला भी मेल ही बना, सभी के सभी प्रोजेनीज मेल्स बन जाते।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं, टिलापिया मोसम्बिका का मेल ले लिया और टिलापिया निलोटिका की फीमेल ले ली। जब इनके प्रोजेनीज रेज किए गए तो ये देखा गया कि फिर से 100% मेल्स आए हैं, सभी के सभी मेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? अगेन वही, जो मेल है दैट इज होमोगेमेटिक फॉर वाई क्रोमोसोम और फीमेल इज होमोगेमेटिक फॉर एक्स क्रोमोसोम। तो एक गया मेल से वाई और एक क्रोमोसोम गया फीमेल से एक्स। अभी भी ये जो सभी ऑर्गेनिज्म बने, जो प्रोजेनीज बने, ये भी मेल्स ही हैं। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि लेपोमिस फिश है, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज सनफिश। इसमें सभी मेल्स प्रोड्यूस होते हैं। पोइसीलिया में या मोली फिश में सभी फीमेल्स प्रोड्यूस होती हैं। तो एक ही सेक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को ही फिर कल्चर कर लिया जाएगा। दिस इज मोनोसेक्स कल्चर। देन थर्ड मेथड फॉर मोनोसेक्स कल्चर इज सेक्स हार्मोन ट्रीटमेंट। ये तब परफॉर्म करवाया जाता है जब हमारे पास सिर्फ सिंगल सेक्स का ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हो, दूसरा सेक्स ही अवेलेबल ना हो। तो कैसे परफॉर्म करवाया जाएगा? अगर मान लीजिए हमने एक फीमेल फिश को उसकी अर्ली डेवलपिंग स्टेज में मिथाइल टेस्टोस्टेरोन दे दिया, इंजेक्ट कर दिया, जब ये यंग वन स्टेज में है तभी ये इंजेक्शन दे दिया, तो ये फीमेल फिश मेल्स के कैरेक्टर डेवलप करेगी। अब इसे एक नॉर्मल फीमेल फिश के साथ ब्रीड करवा दिया, तो ये देखा गया कि इसके सभी ऑफस्प्रिंग्स फीमेल्स आई, 100% फीमेल्स आई। ऐसा क्यों हुआ? नॉर्मल फीमेल फिश का जेनेटिक कंटेंट XX है होता है, और जो ये वाली फिश है जो कि मेल जैसे कैरेक्टर शो कर रही है, इसका भी जेनेटिक कंटेंट तो XX ही है। टेस्टोस्टेरोन देने से इसने मेल्स के कैरेक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं, बट इसका जीनोटाइप तो वही रहेगा। तो यहां से भी X आया, यहां से भी X आया, तो सभी फीमेल्स बन गई। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम। अगर हमारे पास किसी फिश के सिर्फ मेल्स अवेलेबल हैं, तो हमने क्या किया, एक मेल को उसकी अर्ली डेवलपिंग स्टेज में एस्ट्रोजन इंजेक्ट किया। अब ये फीमेल के कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करेगा। तो अब इसे एक नॉर्मल मेल से ब्रीड करवाया जाए, तो ये देखा जाएगा कि सभी मेल्स आएंगे। इसका रीजन क्या होगा? नॉर्मल मेल के पास वाई वाई होगा, ये वाला जो मेल है जिसने फीमेल के कैरेक्टर्स शो किए हैं, जीनोटाइप तो इसका भी वाई वाई होगा। अब यहां से भी वाई आएगा, यहां से भी वाई आएगा, सो 100% मेल्स बन जाएंगे। अब ये जो सिंगल सेक्स प्रोड्यूस हो गया, चाहे मेल्स प्रोड्यूस किए हैं चाहे फीमेल्स प्रोड्यूस किए हैं, फिर इन्हें कल्चर कर लीजिए, अगेन मोनोसेक्स कल्चर हो जाएगा। अब देखते हैं मोनोसेक्स कल्चर के कुछ एडवांटेजेस। तो देखिए, जिस भी सेक्स के ऑर्गेनिज्म का हाई ग्रोथ रेट है, हाई मार्केट वैल्यू है और हाई फूड कन्वर्जन वैल्यू है, सिर्फ उसी सेक्स के ऑर्गेनिज्म को मोनोसेक्स कल्चर से कल्चर किया जाता है। तो इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, इससे अच्छी इनकम जनरेट की जा सकती है। इसके अलावा क्योंकि सिंगल सेक्स को ग्रो करवाया जा रहा है, तो ओवर क्राउडिंग नहीं होगी। दीज आर एडवांटेजेस ऑफ मोनोसेक्स कल्चर। तो ये हो गई हमारी सेकंड टेक्निक। थर्ड देख रहे हैं सेक्स रिवर्सल। नाम से ही क्लियर है, अगर मेल को फीमेल में कन्वर्ट कर दिया जाए या फिर फीमेल को मेल में कन्वर्ट कर दिया जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज सेक्स। जो भी ब्लू से ड्रॉ किया गया है वो मेल है और जो पिंक से ड्रॉ किया गया है वो फीमेल है। तो हमने एक मेल की अर्ली डेवलपिंग स्टेज में उसके अनडिफरेंशिएटेड गोनाड्स में एक एक्टोजेनिक हार्मोन इंजेक्ट किया। एक्टोजेनिक मतलब बाहर से बनाया हुआ, आर्टिफिशियली बनाया हुआ। एंडोजेनिक होता है जो बॉडी खुद बनाती है। ये एक्टोजेनिक हार्मोन था एस्ट्रोजन हार्मोन। तो जब इसके अंदर एस्ट्रोजन इंजेक्ट किया तो ये फीमेल में डेवलप हो गया। वैसे ही जब फीमेल के अनडिफरेंशिएटेड गोनाड्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंजेक्ट किया, बाहर से बनाया हुआ आर्टिफिशियली डिराइव्ड एक्टोजेनिक हार्मोन है, ये इंजेक्ट किया गया, तो ये मेल में कन्वर्ट हो गई, मेल में डेवलप हो गई। दिस इज सेक्स रिवर्सल। ये कैरासियस फिश में किया गया
ओराइजिया फिश में किया गया है। इनके कॉमन नेम्स हैं, कैरासियस इज कॉल्ड एज गोल्ड फिश एंड ओराइजिया इज कॉल्ड एज मेडाका। इनमें कंप्लीट सेक्स रिवर्सल अचीव हो चुका है। देन नेक्स्ट टेक्निक इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता है दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में ब्रीडिंग करवा देना, जो कि नेचुरली ब्रीड नहीं करती। फिशेज में ये बहुत कॉमन होता है, क्योंकि फिशेज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, तो इजीली हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करवाई जा सकती है। इससे जो रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म बनता है, उसके पास दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं, एक मिक्स टाइप का या इंटरमीडिएट टाइप का ऑर्गेनिज्म बनता है। ये प्रॉपरली किसी भी एक पेरेंट को रिजेंबल नहीं करता होता। डिफरेंट टाइप्स के हाइब्रिड्स होते हैं, जैसे कि डिप्लॉयड हाइब्रिड। इसे ऑब्टेन किया जा सकता है सिप्राइनस कार्पियो और लेबियो रोहिता को ब्रीड करवा के। जो हाइब्रिड आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज कार्प रोहू हाइब्रिड। कुछ कैरेक्टर कार्प के होंगे इसके पास और कुछ लेबियो रोहिता के होंगे। वैसे ही लेबियो रोहिता और कतला कतला को ब्रीड करवा के कतला रोहू हाइब्रिड भी ऑब्टेन किया गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिड इज पोलीप्लॉइड हाइब्रिड। पोलीप्लॉइड हाइब्रिड बनवाने के लिए हम कोल्चिसिन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोल्चिसिन एक माइटोटिक इनहिबिटर है। अगर ये दे देंगे, ये क्लीवेज को ब्लॉक कर देगा फर्टिलाइज एग में, तो पोलीप्लॉइड ही हो जाएगी। इसके अलावा एग को अगर शॉक ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो वो मियोसिस नहीं करेगा, सेकंड पोलर बॉडी नहीं बनेगी, तो उसी प्लॉइडी में रह जाएगा विदाउट मियोसिस। फिर उसको जब स्पर्म से उसकी मेटिंग होगी तो पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो शॉक ट्रीटमेंट से दे सकते हैं, बना सकते हैं पॉलीप्लॉइड हाइब्रिड, शॉक ट्रीटमेंट टू एग। और अगर मान लीजिए हमने एक टेट्राप्लॉइड मेल ले लिया, टेट्राप्लॉइड मेल ले लिया, इससे डिप्लॉयड फीमेल के साथ ब्रीड करवाया, इनके गैमीट्स क्या बनेंगे? 4n का गैमीट होगा 2n और ये 2n का n गैमीट होगा, हाफ कंटेंट होगा। फ्यूजन होगी तो जो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, हाइब्रिड बनेगा, दैट विल बी ट्रिप्लॉइड। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिड इज स्टेराइल हाइब्रिड। इसे प्रोड्यूस करने के लिए किसी तरह से गोनैड्स को डैमेज कर दिया जाता है, या फिर गोनैड्स की ग्रोथ को रोकने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, और क्रोमोसोमल मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, तो भी स्टेराइल हाइब्रिड बन सकता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका ग्रोथ रेट काफी ज्यादा होता है और फ्लैश क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है। लास्ट टेक्निक इज ट्रांसजेनेसिस। इट मींस ट्रांसफर ऑफ जीन्स। मान लीजिए कि कोई एक इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल के पास एक पर्टिकुलर जीन है जो कि इस इंडिविजुअल को एक गुड कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, और एक दूसरा इंडिविजुअल है, उसके पास ये जीन नहीं है, तो गुड कैरेक्टर भी नहीं है, बट हम चाहते हैं कि गुड कैरेक्टर इसके अंदर भी प्रोड्यूस हो, तो हम इस जीन को इस इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ये जो जीन है, दिस जीन इज आवर डिजायर्ड जीन, या फिर इसे जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। And this process of transfer of gene from one individual to another is called as transgenesis, or it is also called as transfection. अब ये वाला जो इंडिविजुअल है जिसके पास गुड कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, इस इंडिविजुअल को हम कहेंगे सुपीरियर इंडिविजुअल, और ये जो दूसरा इंडिविजुअल है जिसके पास गुड कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, इसे बोलेंगे इंफीरियर इंडिविजुअल, इंफीरियर फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब ये जो सुपीरियर इंडिविजुअल है, ये जीन को डोनेट करने वाला है इस इंफीरियर इंडिविजुअल को, तो इस सुपीरियर इंडिविजुअल को डोनर ऑर्गेनिज्म भी कहा जा सकता है, सुपीरियर डोनर कह देंगे। और इंफीरियर इंडिविजुअल इससे जीन को ले रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म। अब जो रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर ये डिजायर्ड जीन ट्रांसफर हो जाएगा। दिस रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अगर ये प्रोसेस
फिश में करवाया जा रहा है, तो रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म होगी ट्रांसजेनिक फिश। अगर मान लीजिए बैक्टीरिया में ये प्रोसेस परफॉर्म करवाई जाती है, तो बैक्टीरिया के अंदर इस प्रोसेस को कहा जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। इट कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ फॉरेन जीन बाय बैक्टीरिया। इसे परफॉर्म करवाने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड देख रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सुपीरियर डोनर। ये है सुपीरियर डोनर का सोमैटिक सेल और ये है इंफीरियर रेसिपिएंट का अनफर्टिलाइज्ड एग सेल। इन दोनों को ही हमने अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में डाल दिया। इन टेस्ट ट्यूब्स में साइटोचिलेसिन बी डाला, फिर इन टेस्ट ट्यूब्स को सेंट्रीफ्यूज में रखकर सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई। तो हमने दो काम करवाए हैं। पहला काम है दोनों को साइटोचिलेसिन बी में डालना, और दूसरा काम है इन दोनों को ही सेंट्रीफ्यूज कराना। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने से क्या होता है, जब एक सेल को सेंट्रीफ्यूज करवाया जाता है तो सेल के हैवी कंपोनेंट्स नीचे सेटल हो जाते हैं और लाइट कंपोनेंट ऊपर फ्लोट करते हैं। हैवी कंपोनेंट जैसे कि न्यूक्लियस, ये नीचे रह जाएंगे। तो ये जो नीचे सेटल होने वाले पार्टिकल्स होते हैं इन्हें बोलते हैं सब नेटेंट पार्टिकल्स, और जो ऊपर फ्लोट करने वाले लाइट वेट वाले पार्टिकल्स होते हैं इन्हें बोलते हैं सुपर नेटेंट पार्टिकल्स। तो सुपीरियर डोनर और इंफीरियर रेसिपिएंट दोनों को ही सेल्स के न्यूक्लियस अलग हो जाएंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे दोनों टेस्ट ट्यूब्स में। न्यूक्लियस के अलग होने को बोलते हैं ई न्यूक्लिएशन। रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम सेल इज ई न्यूक्लिएशन। तो सेंट्रीफ्यूज को यूज करके हमने ई न्यूक्लिएशन परफॉर्म करवा दी। अब साइटोचिलेसिन बी को क्यों यूज किया था? साइटोचिलेसिन बी एक स्टेबिलाईजर है। जब न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है इस सेल से, तो इस सेल के साइटोप्लाज्म को साइटोचिलेसिन बी स्टेबिलाईज करके रखता होता है। तो फाइनली हमारे पास डोनर और रेसिपिएंट दोनों के ही सेल्स और न्यूक्लियस अलग हो गए। अब हमने यूज करना है सुपीरियर डोनर के न्यूक्लियस को और इंफीरियर रेसिपिएंट के इस सेल को एक सॉल्यूशन में रखना है। सॉल्यूशन होगा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में हमने रेसिपिएंट सेल को डाला, ई न्यूक्लिएटेड रेसिपिएंट सेल को, और डोनर न्यूक्लियस को डाला। कुछ टाइम बाद ये ई न्यूक्लिएटेड सेल इस न्यूक्लियस का अपटेक कर लेगा, इसको एंटर करवा देगा, यानी इस तरह से दिखेगा। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल का काम होता है अपटेक करवाना, इस लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन से किसी चीज का अपटेक करवाना, जैसे कि न्यूक्लियस का अपटेक करवाया। तब रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसजेनिक। नेक्स्ट मेथड है एम्ब्रियो ट्रांसफर। हमने सुपीरियर डोनर के एम्ब्रियो का एक पार्ट ले लिया। इस एम्ब्रियो के पार्ट को पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की हेल्प से ई न्यूक्लिएटेड अनफर्टिलाइज्ड एग में अपटेक कराया। ई न्यूक्लिएशन वैसे ही परफॉर्म करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे साइटोचिलेसिन बी में डालकर, ई न्यूक्लिएशन हो गई। उसके बाद इस ई न्यूक्लिएटेड सेल को और एम्ब्रियो के पार्ट को पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के सॉल्यूशन में डाल देंगे, तो ये पार्ट का टेक कर लिया जाएगा इस सेल के द्वारा। नेक्स्ट मेथड इज ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये डोनर सेल है। डोनर सेल के पास कुछ ऐसे क्रोमोसोम है जो डिजायर्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इन क्रोमोसोम्स को निकालकर रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफर किया जाएगा। और क्या हो सकता है? बाय डीएनए माइक्रो इंजेक्शन इनटू एग। ये एग है, एग का न्यूक्लियस है। इस एग को हमने होल्डिंग पिपेट की हेल्प से होल्ड करके रख दिया। अब इसके अंदर हमने सुपीरियर डोनर के डीएनए को माइक्रो इंजेक्शन में लेकर इंजेक्ट करवाया इसके न्यूक्लियस के अंदर, बस बन जाएगा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, बाय जीन टारगेटिंग। जीन टारगेटिंग करवाने के लिए बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं जीन नॉक इन करवाने के लिए। वन सच मेथड इज बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने
एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट करवा दिया। फिर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करवा दिया। अब देखते हैं कुछ ट्रांसजेनिक फिशेस के एग्जाम्पल। फर्स्ट आप देख रहे हैं ग्लो फिश। दिस इज फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू बी सोल्ड आउट एज पेट। इस फिश के अंदर ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जीन इंसर्ट करवाया गया, शॉर्ट में इसे बोलते हैं GFP जीन। इसकी वजह से ये फिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है, ऐसे लगता है जैसे ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस कर रही हो, तो ये सुंदर दिखती है, इसलिए लोग इसे एक्वेरियम में रखने के लिए खरीदते हैं। नेक्स्ट ट्रांसजेनिक फिश इज टिलापिया फिश। इसे प्रोड्यूस करने के लिए सिक्लेट फिश के एम्ब्रियो में अर्ली स्टेज में ग्रोथ हार्मोन जीन इंसर्ट किया गया। नेचुरली भी इसके पास एक जीन प्रेजेंट था ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला, एक और इंसर्ट कर दिया, तो जीन 2 हो गए, तो काम भी डबल होने लगेगा और जो रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म होगा उसकी ग्रोथ दुगनी हो जाएगी। तो अब ये जो ट्रांसजेनिक फिश बनी टिलापिया फिश, ये 2 गुना ज्यादा बड़ी होती थी नॉर्मल सिक्लिड फिश से। ऐसे ही कार्प्स, साल्मोनिड्स, इनके अर्ली एम्ब्रियो में ग्रोथ हार्मोन जीन को इंसर्ट कर दिया, तो इनकी भी ट्रांसजेनिक कार्प या ट्रांसजेनिक साल्मोनिड बन गई, ये भी दुगने साइज की होती थी। फिर आर्कटिक फिश के पास एक जीन होता है एंटी फ्रीज जीन। इस जीन की वजह से एक ऐसा प्रोटीन बनता है कि ये फिश लो टेम्परेचर में भी सरवाइव कर जाती है, बहुत ठंड में भी सरवाइव कर लेती है। तो इस जीन को निकाला गया और अटलांटिक साल्मन में डाल दिया, तो अटलांटिक साल्मन भी लो टेम्परेचर पे सर्दियों में भी सरवाइव कर जाती थी, तो वो बन गई अब ट्रांसजेनिक अटलांटिक साल्मन। नेक्स्ट इज ट्रांसजेनिक ट्राउट्स और ट्रांसजेनिक कैट फिशेस। इनको प्रोड्यूस करने के लिए नॉर्मल ट्राउट या नॉर्मल कैट फिश के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन डाल दिया, तो इनकी ग्रोथ भी एनहांस होगी, साइज बड़ा प्रोड्यूस करने लगी। वैसे ही डिजीज रेजिस्टेंस लाने के लिए डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स डाल दिए जाते हैं और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना दिए जाते हैं।